अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तलबा और तालिबात, बच्चों, आज एक बहुत ही अहम और प्यारा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट और तरेगना ये इल्म रियाज़ी के मौजू पे ये बहस की गई है, ये मज़मून है। और ये कैसा मज़मून है तो माखूज़ किया गया है, किसी किताब से अखज़ किया गया है, किसी किताब से लेकर इस मज़मून को इस किताब दरख्शां में शामिल किया गया है। तो आज ज़रा देखते हैं कि ये सबक आर्यभट्ट और तरेगना जो हमारे किताब में, हमारे निसाब में 10वीं क्लास की जमात में जो शामिल है, देखते हैं और ज़रा एक अलग अंदाज से देखते हैं कि ये सबक कैसा है और इस सबक के अंदर कैसी बहस की गई है, किस चीज़ के ऊपर जो है बहस की गई है, कौन सा मौज़ूए सुखन है। तो चलते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस सबक में। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त दौर के हुक्मरां कैसे होते थे। आर्यभट्ट जो साइंसदान गुजरा है उसका ताल्लुक गुप्त दौर से था। तो गुप्त दौर को क्या कहते हैं? सुनहरा दौर। ये सुनहरा दौर की कहानी है। तो गुप्त दौर के जो है हुक्मरां पूछ रहा है कि कैसे होते थे। तो गुप्त दौर के हुक्मरां इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद हुआ करते थे। ये गुप्त दौर के बादशाह की कहानी है जो उस वक्त हुक्मरानी करते थे। तो उस वक्त की है कि ये इल्म दोस्त हुआ करते थे, इल्म से जो है इनके शगफ था, दिलचस्पी थी, इल्म को दोस्त रखते थे और ये इंसाफ पसंद थे, यानी ये इंसाफ और बादशाह थे। कब के? गुप्त दौर की बात हो रही है। तो उस वक्त के जो है हुक्मरां इंसाफ पसंद और इल्म दोस्त हुआ करते थे। अगर पूछ ले कि गुप्त दौर कहते किसे हैं, गुप्त दौर जो है कैसा दौर था, तो गुप्त दौर को जो है सुनहरा दौर कहा गया है। आगे है बच्चों कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ज़माने से था, किस दौर से था। तो आर्यभट्ट का जो साइंसदान है, जिन्होंने बड़े साइंस के मैदान में काम किए हैं, तो उनका जो है ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक और आर्यभट्ट का जो ज़माना था वो गुप्त दौर का ज़माना था। बहरहाल आगे है कि आर्यभट्ट का इल्म जो है क्या था, यानी वो कौन कौन सा इल्म जो है आर्यभट्ट जानता था। तो उसके पास इल्म नजूम का इल्म था और इल्म रियाज़ी का, इल्म जबर का। ये तमाम जो है उलूम वो बड़े कायदे से और बहुत ही महारत के साथ जो है इन इल्मों पे वो दस्तरस रखता था। और ये अपने ज़माना का एक बहुत बड़ा साइंसदान कि आर्यभट्ट ने किसकी जो है रहनुमाई की थी साइंस के, इल्म रियाज़ी के मैदान में। तो बताया जाता है कि आर्यभट्ट ने उस ज़माने के एक और जो है साइंसदान था जिसका नाम था पाइथागोरस। इस पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी, यानी उसको जो है बताया था, राह दिखाया था और उसके जो है इस इल्म रियाज़ी के बारे में बताया था, इसकी रहनुमाई की थी, इसको समझाया था। अगर पूछ ले कि आर्यभट्ट ने किसकी रहनुमाई की थी तो उसका नाम है पाइथागोरस। ये भी उस ज़माने का साइंसदान था जो आर्यभट्ट के ज़माने में था। अब यह है कि आर्यभट्ट की क्या है पैदाइश और तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुआ था, किस तारीख को पैदा हुआ था, किस सन में पैदा हुआ था। तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी पैदाइश होती है और कहाँ होती है, मकाम क्या है, जगह क्या है, गांव क्या है, तो उसका नाम खगोल है। और ये भी जान लीजिए कि खगोल का माना क्या होता है। तो खगोल का माना होता है इल्म नजूम। इल्म नजूम का मतलब है नजूम, नज्म से बना है। नज्म में, नज्म का माना है सितारे। तो इल्म नजूम यानी सितारों के, सितारों का इल्म होता है किसका? माना खगोल का। जहाँ पे पैदा हुआ था आर्यभट्ट, उस जगह का नाम है खगोल और उस गांव का नाम जो खगोल है, इसका माना जो है इल्म नजूम का है। इल्म नजूम खगोल का माना होता है। अब देखते हैं कि आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई थी, यानी इंतकाल कब हुआ था। तो आर्यभट्ट की वफ़ात 564 ईस्वी में
उसकी वफ़ात हुई थी। कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ बनाया था, तो उसका नाम है तरेगना। तरेगना मकाम है जो मसूरी सब डिवीज़न में पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण की जानी पड़ता है। वहाँ पे इन्होंने अपना तजर्बागाह बनाया था और इस जो है तजर्बागाह को 60 फीट बुलंदी पे बनाया था। अगर ये पूछ ले कि तजर्बागाह कहाँ बनाया था, तो तरेगना है। और जो है ये पूछ ले कि आर्यभट्ट ने अपनी जो है तजर्बागाह कितनी बुलंदी पे बनाया था, तो 60 फीट की बुलंदी पे बनाया था। आगे है कि आर्यभट्ट ने कौन सी तसनीफ़ की थी, कौन सी किताब लिखी थी, तो कौन सी किताब की जो है ये राइटर थे, तो इनकी तसनीफ़ है आर्य सिद्धांत और तंत्र, जो काफ़ी मशहूर है और ये इनकी बहुत बड़ी तसनीफ़ है। तो तसनीफ़ का मतलब होता है किताब लिखना। तो इन्होंने आर्यभट्ट ने किताब तसनीफ़ की लिखी थी, वो क्या नाम है, तो आर्य सिद्धांत और तंत्र है। अब ये है कि ज़मीन गर्दिश करती है, इसमें जो है बहस किया गया है कि ज़मीन और चाँद किसकी जो है गर्दिश करती है, किसका तवाफ़ करती है। तो अगर ये पूछ ले कि ज़मीन गर्दिश करती है तो किसकी गर्दिश करती है, तो जवाब है सूरज। ज़मीन सूरज की तवाफ़ करती है। अगला है कि निज़ाम अशारिया, यानी निज़ाम अशारिया जो इल्म रियाज़ी में जो ईजाद किया गया है, जो वजूद हुआ है निज़ाम अशारिया का इल्म रियाज़ी में, तो इस निज़ाम अशारिया का मोजिद कौन है, ईजाद करने वाला क्या है, पैदा करने वाला कौन है अशारिया का, तो ये आर्यभट्ट है। अब आगे है कि इल्म रियाज़ी में सिफ़र का तस्वुर किसने पेश किया, यानी इल्म रियाज़ी में साइंस में जो सिफ़र का है मकाम है, तो ये सिफ़र का भी तस्वुर किसने पेश किया था, तो आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। आगे है कि ज़मीन तवाफ़ करती है, तो ज़मीन किसकी तवाफ़ करती है, किसका तवाफ़ करती है, तो ज़मीन तवाफ़ करती है सूरज का तवाफ़ ज़मीन करती है। और फिर ये भी है कि ज़मीन जो है सूरज का तवाफ़ करती है, तो फिर चाँद किसका तवाफ़ करता है, तो चाँद जो है ज़मीन की तवाफ़ करता है, चाँद ज़मीन की तवाफ़ करता है। आगे देखते हैं कि सूरज ग्रहण कहते किसे हैं। सूरज ग्रहण कब होता है, तो सूरज ग्रहण जो है जब होता है कि जब चाँद का साया सूरज पर पड़ता है, तो सूरज ग्रहण हो जाता है। इतना समझ लें कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण कैसे होता है। चाँद का साया अगर सूरज पे पड़ गया तो सूरज ग्रहण होगा, अगर जो है सूरज का साया चाँद पे पड़ गया तो चाँद ग्रहण होगा। तो सूरज ग्रहण की तारीफ अगर ये पूछ ले सूरज ग्रहण कहते किसे हैं, कब होता है, तो जब चाँद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है। और उसी तरीके से चाँद ग्रहण कब होता है, तो जब सूरज का साया चाँद पर पड़ता है तो चाँद ग्रहण होता है। उसी तरीके से जो है मुकम्मल सूरज ग्रहण कब होता है, जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होता है, जबकि पूरा सूरज जो है चाँद अपने साये में ले लेता है, उस वक्त जो है मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। और ये मुकम्मल सूरज ग्रहण हर 100 साल के बाद होता है। जबकि सबसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 2009 में हुआ था। तो बहरहाल मुकम्मल सूरज ग्रहण कब होता है, तो हर 100 साल के बाद होता है। और ये कैसे होता है, मुकम्मल सूरज ग्रहण कैसे होता है, क्या कैफियत उसकी, तो बताया जाता है कि जब चाँद का मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। जब चाँद का मुकम्मल पूरा साया सूरज पर पड़ जाता है तो वही मुकम्मल सूरज ग्रहण यानी सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होता है। अब है कि सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, सूरज ग्रहण चाँद ग्रहण ये सब जो होता है तो ये कैसा वाक़या है, तो इससे जो है इल्म रियाज़ी की ज़बान में जो है जोग्राफियाई वाक़या कहा जाता है। सूरज ग्रहण वगैरह ये कैसा वाक़या है, तो जवाब है जोग्राफियाई वाक़या। अब देखते हैं तरेगना के बारे में कि तरेगना लफ्ज़ है क्या, उसका माना क्या है। तो तरेगना लफ्ज़ जो है हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है तरेगना, और इसका माना जो है तारे गिनना है। तरेगना का माना तारे गिनना, और ये हिंदी ज़बान का सूरज ग्रहण कब हुआ था, तारीख क्या है, वक्त क्या है, सेकंड क्या था, तो जवाब है 22 जुलाई 2009 को हुआ था। वक्त क्या था, तो वक्त था सुबह
5:29:58। ये जो है 21वीं सदी के का जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, ये उसकी तारीख है और ये उसका टाइम है 22 जुलाई 2009 को। वक्त था सुबह के 5:29:58। आगे देखते हैं कि तरगना में धूप की तमाज़त कैसी रहती है। अब ये जो है तरगना जो मकाम है, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ पे धूप की तमाज़त यानी धूप का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो है कहाँ तक रहती है, तो उसके बारे में बताया गया। तरगना में धूप की तमाज़त जो है दूसरे शहरों के मुकाबले में 43%, 43% जो है ज़्यादा रहती है टेम्परेचर। वो ऐसा मकाम है तरगना में। और फिर जो है तरगना के बारे में और सवाल है कि तरगना किस सब डिवीज़न में पड़ता है, किस सब डिवीज़न पर पड़ता है। तो तरगना जो है पटना से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण जानिब मसूढ़ी सब डिवीज़न में पड़ता है। सब डिवीज़न का नाम है मसूढ़ी और ये तरगना कहाँ है, तो पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण जानिब है, जो मसूढ़ी सब डिवीज़न में पड़ता है। अब यह है कि तरगना के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है। तो तरगना का मौसम जो है सालों भर आसमान का फिज़ा साफ रहता है, वहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ रहता है। इसीलिए जो है नासा का जो साइंसदान है जिसका नाम जे एंडरसन है, उसने जो है कई सालों से जो है इस सूरज ग्रहण के ऊपर तहकीक कर रहा था और आर्यभट्ट की किताब जो आर्य सिद्धांत और तंत्र है उसे मुताला कर रहा था, उसकी स्टडी कर रहा था और उस पर जो है उसने काफ़ी जो है रिसर्च किया था, तहकीक किया था और तहकीक करने के बाद में एक 200 सफ़े की किताब जो है तसनीफ़ की थी और उसमें ये बताया था कि जो 21वीं सदी का जो सूरज ग्रहण है उसके लिए जो है मुनासिब तरीन मकाम कौन सा है जिसे अच्छे से देखा जाए। तो उसने जो है तहकीक से बताया था कि तरगना का मकाम है जहाँ से 2009 की सूरज ग्रहण का अच्छे से मुशाहिदा किया जा सकता है। और आगे है भी कि तरगना का मौसम कैसा रहता है, तो सालों भर आसमान का मौसम साफ रहता है। अगर ये पूछ लें कि 2009 की ग्रहण का मुशाहिदा कहाँ से किया गया था, तो 2009 के सूरज ग्रहण का मुशाहिदा तरगना अस्पताल की नई इमारत से किया गया था, यानी इसी इमारत का इंतखाब हुआ था उसे देखने के लिए। अब जो है ये सूरज ग्रहण जो है देखने के लिए कहाँ की जो है साइंसों की टीम आई थी और 2009 का सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए जो अमेरिका का साइंसी इदारा है, तहकीकी इदारा है जिसका नाम नासा है, वहाँ के साइंसदान लोग आए हुए थे। फिर जो है हिंदुस्तान का जो साइंसी तहकीकी इदारा है जिसका नाम इसरो है, वहाँ के भी जो है लोग साइंस लोग आए हुए थे, साइंसदान लोग आए हुए थे। फिर नैनीताल वगैरह यानी मुल्क के और बैरून मुल्क के तमाम जो है साइंसदान आए थे तरगना में और इस इमारत तरगना अस्पताल की नई इमारत के ऊपर चढ़ के उसका मुशाहिदा किया था। ये अलग बात है कि उस वक्त अचानक जो है वहाँ के मौसम जो है ऐसा बदला कि बिल्कुल जो है अंधेरा सा छा गया था, मौसम अजीब था और उस अजीब मंजर की वजह से चरिंद परिंद भी सही हो गए थे और अपने घोंसले में वापस हो गए थे। बहरहाल इस सूरज ग्रहण के ताल्लुक से जो नासा अमेरिका का साइंसी तहकीकी अदारा है उसका ये साइंसदान जे एंडरसन, इन्होंने जो है इस सूरज ग्रहण के ऊपर 200 सफ़े की जो है एक रिपोर्ट पेश की थी। बहरहाल ये एक अच्छा सा सबक आपने पढ़ा, ये काफ़ी यूज़फुल है, इससे जो है ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखें और ध्यान से पढ़ें। फिर इंशाल्लाह एक अच्छे सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।